रॉक रीज़रवेक्ट सिर्फ 4 चैप्टर के लिए आया और पूरे वन पीस फैंडम में अपना और अच्छी तरह कर चला गया। बट क्या होता किसी भी तरह प्राइम रॉक रीज़रवेक्ट इस रियल वर्ल्ड में आ जाता? क्या कोई ऐसा होता जो रॉक रीज़रवेक्ट को रोक पाता, या तो खुद ईमो या फिर सन गॉड नीगा को आना पड़ता उसे रोकने? तो देखते हैं व्हाट इफ रॉक रीज़रवेक्ट कम्स इन द करंट वर्ल्ड। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये स्टोरी स्टार्ट होता है जहां पर काइडो गिर रहा था। लूफी ने ओनिगाशिमा आइलैंड से भी बड़ा एक पंच बनाया था बजरंग। काइडो गिरते हुए अपने पास्ट मेमोरीज को याद कर रहा है। याद करता है रॉक्स। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक केव। उस केव के अंदर जो बंदा था उसका प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग था, आसपास अगर कोई भी जानवर आ जा रहे थे तो वो कॉन्करर्स आगे से बेहोश हो जा रहे थे। दूसरी तरफ काइडो फाइनली लावा में गिर जाता है। अगेन दूसरा सीन हम देखते हैं उस केव जहां पर एक आदमी जाता है और एक मिस्टीरियस बंदे को ये खबर सुनाता है। ये और कोई नहीं, ये होता है रॉक्स रीज़रवेक्ट। ये न्यूज़ सुनकर वो हंसने लगता है और बोलता है कि कौन है जिसने काइडो को हराया। और दूसरी तरफ लूफी और उसका पूरा गैंग सेलिब्रेट कर रहे थे काइडो को हराने के बाद। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठेगा कि रॉक्स रीज़रवेक्ट जिंदा कैसे? तो ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन जहां पर गॉड वैली में जब रॉक्स देखता है कि वो हार रहा है, उसके क्रूमेट एक एक करके उसे छोड़कर बिट्रे कर रहे हैं। रॉक्स समझ जाता है कि ये एंड। रॉजर, गार्प, होली नाइट्स इन सबसे लड़ते लड़ते रॉक्स काफी वीक हो गया था, ऊपर से नीचे तक इंजर्ड और उसका स्टैमिना भी बिल्कुल लो हो चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने शिप से एक सेलेस्टियल ड्रैगन को निकालता है। इस सेलेस्टियल ड्रैगन को रॉक्स ने तभी किडनैप कर लिया था जब ये मरीज भाग गया था। और उसी दिन से हर दिन ज़बैक इस सेलेस्टियल ड्रैगन को टॉर्चर किया करता था। ज़बैक ने एक दिन इसे जबरदस्ती क्लोन फ्रूट खिला दिया, जिसकी पावर थी कि ये किसी के भी रूप में बदल सकता है। तो बिल्कुल एंड मोमेंट में रॉक्स ने सेलेस्टियल ड्रैगन को खुद में बदला और खुद की जगह खड़ा कर दिया और फिर खुद भी वहां से भाग जाता है। उस दिन सबको यही लगा था कि रॉक्स खत्म हो चुका है। वो बिल्कुल इंजर्ड था। कुछ दूर तैरने के बाद जब वो सेफ डिस्टेंस में आता है तो देखता है कि एक एक करके वहां से अब सभी लोग जा रहे हैं, चाहे वो मरीन्स हो या फिर रॉजर पायरेट। रॉक्स रीज़रवेक्ट उसी जगह रहता है। वो सोचता है कि मैं अभी कुछ देर यहीं रहता हूं और जैसे ही उस आइलैंड से सभी लोग चले जाएं मैं अपने शिप को लेकर वहां से भाग सकता हूं। तभी वहां पर 5 एल्डर्स अपने फुल अवेकन मोड में आ जाते हैं। उनका अवेकन मोड इतना बड़ा, डेंजरस और स्केरी कि रॉक्स रीज़रवेक्ट उसे दूर से भी देख पा रहा था। और जिंदगी में पहली बार रॉक्स इतना ज्यादा डरता है। ये भी खत्म नहीं होता, वहां कुछ ही देर बाद ईमू भी आ जाती है। ईमू को 5 एल्डर्स बताते हैं कि यहाँ सब कुछ ओवर हो चुका है, रॉक्स रीज़रवेक्ट मर चुका है। ईमू अपने हाथ को जमीन पर मारती है। ये एक नॉर्मल सा हिट था पर इस हिट में इतना पावर था पूरा आइलैंड एक बार में ही बर्बाद हो जाता है। 5 एल्डर्स और ईमू दोनों वहां से चले जाते हैं। रॉक्स इन सभी चीजों को देखता ही रह जाता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब हुआ। रॉक्स कुछ देर बाद खुद को संभालता है और जाता है अपने बोट के पास, पर इसका कोई फायदा नहीं। आइलैंड के साथ साथ उसके आसपास की हर चीज उस अटैक के फोर्स से ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तभी ज़बैक रियलाइज करता है कि अगर उसे पूरे वर्ल्ड को रूल करना तो उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इतना भी काफी नहीं है। उसी मोमेंट से ज़बैक अपना आइडेंटिटी बदल लेता है। पर ज़बैक एक चीज अच्छे से समझ गया था कि नेचुरली उतना ताकतवर बनना पॉसिबल नहीं। ज़बैक मन में सोचता है कि इस छोटी जिंदगी में अगर मैं हर समय भी ट्रेनिंग फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं उस पावर के आधे तक भी जा पाऊंगा। और उसी समय से ज़बैक रिसर्च में लग जाता है। अलग अलग डेविल फ्रूट, हाकी, फाइटिंग स्टाइल, ज़बैक हर चीज कर लेता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। पर ज़बैक का विल वर्ल्ड का रूलर बनना ये उसके मोटिवेशन को कम होने नहीं देता। ज़बैक ऐसे ही अलग अलग चीजों के बारे में रिसर्च करता है और इसके 10 साल बीत जाते हैं, स्टिल इसका कोई फायदा नहीं होता। नो डाउट 10 साल की ट्रेनिंग, अलग अलग फाइटिंग स्टाइल और अपने हाकी को गॉड लेवल तक मास्टर करने के बाद ये पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। एंड जब भी ज़बैक उस दिन को याद करता है, ये बस एक ही चीज बोलता है, आई एम स्टिल नॉट गुड इनफ। तभी एक दिन ज़बैक को उसका आंसर मिल जाता है। उस वक्त वो वेस्ट ब्लू के एक अननोन आइलैंड में जहां पर मोस्टली नोबल लोग रहते हैं। सेलेस्टियल ड्रैगन्स के बाद ये वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पीपल होते हैं पूरे वन पीस। और उस दिन भी ज़बैक बैठे बैठे सोच ही रहा था कि आगे करना क्या है। तभी वो देखता है कि सामने बहुत ज्यादा भीड़। ज़बैक जाता है देखने वहां पर चल क्या है। ज़बैक उस भीड़ के पास जाकर किसी से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या है। वो बंदा बताता है कि यहाँ पर वन ऑफ द 5 एल्डर्स सेंट सैटर्न आ रहे हैं। ज़बैक के नाम सुनकर घबरा जाता है और उसी दिन को याद करता है जिस दिन इसने उनके रियल फॉर्म को देखा। ज़बैक यहाँ से जल्दी से निकलने की तैयारी करता है, पर तभी सैटर्न का शिप आ जाता है और ज़बैक की उस पर नजर पड़ती है। वो देखता है कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इसे 10 साल पहले देखा था। ज़बैक वहां से निकलने के बाद सोचता है कि अगर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो सोचा था कि वो बुड्ढा बहुत पहले ही एज के कारण मर गया हो। और तभी उसे पता चलता है ओपियोपिनोमी फ्रूट के बारे में। वो इसके बारे में और रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि इससे इटर्नल लाइफ सर्जरी किया जा सकता है। ज़बैक अब एक ही गोल रहता है, ओपियोपिनोमी फ्रूट को ढूंढना। 2 साल बीत जाते हैं पर ज़बैक इसमें सक्सेसफुल रहता है। वो इसे खुद तो नहीं खाता पर जबरदस्ती एक डॉक्टर को खिलवाता है। फिर इटर्नल लाइफ सर्जरी स्टार्ट होता है। उसी वक्त ज़बैक इमॉर्टल बन गया था। और बस ज़बैक नहीं, 2 और लोग थे, उसके राइट हैंड और लेफ्ट। उसने अपने पिछली गलती से सीख लिया था कि क्रू को बड़ा बनाने से कुछ नहीं होता। ज़बैक याद करता है कि अगर उस वक्त किसी ने भी मेरा साथ दिया तो बैटल मुझसे कोई नहीं जीत सकता। इस कारण इस बार ज़बैक ने सिर्फ 2 लोगों को खोजा, बट इन लोगों का लॉयल्टी ज़बैक के लिए एब्सोल्यूट है। चलो इस स्टोरी में हम राइट हैंड को गॉन बुलाएंगे और लेफ्ट हैंड को किलुआ। गॉन एंड किलुआ रॉक्स के लिए एब्सोल्यूट लॉयल है। इटर्नल सर्जरी के बाद रॉक्स का पावर नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। पर रॉक्स सोचता है नहीं, अभी भी अगर मैं खुद को उस दिन के उस मॉन्स्टर से कंपेयर करूं तो मैं अब भी उसके सिर्फ 90% पावर को अचीव कर पाया। और तुम्हें याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ईमो एक नॉर्मल सा पंच मारता है, वो अपने पावर का यूज नहीं करता। मतलब कि समझ लो रॉक्स ने ईमो के बेस फॉर्म का 90% पावर अचीव कर लिया। और फिर रॉक्स गॉन एंड किलुआ को देखता है और कहता है कि हमें यही नहीं रुकना है, हमें और आगे जाना। अगर हम तीनों मिलकर उससे लड़े तो उसे हराना मुश्किल नहीं हो। और मुझे अब भी नहीं पता है कि उसका फुल पावर क्या है, तब तक के लिए हम और ताकतवर बने। उस वक्त किलुआ के पास ऑलरेडी एक डेविल फ्रूट था जिससे वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते थे, जिस कारण रॉक्स को कहीं भी जाने के लिए शिप्स की जरूरत नहीं पड़ती है। और वहीं अब हम करंट वर्ल्ड में देखते हैं काइडो की फाइनली डेथ हो जाती है। ये लोग तीनों टेलीपोर्ट होकर काइडो के बिल्कुल नजदीक जाते हैं। रॉक्स कहता है मुझे पता
जाता है। इसे पूरी तरह से मारने के लिए इतना भी काफी नहीं। तभी रॉक्स अपना स्वॉर्ड निकालता है जो कि परमानेंटली ब्लैक हो चुका है। वो एक नॉर्मल सा स्विंग करता है जिसे काइडो बीच से कट जाता है। ये लोग वहां पर एक अच्छे से फ्रूट के साथ आए। जैसे ही काइडो मरता है उसका फ्रूट ट्रांसफर हो जाता है गॉन के हाथ में जो फ्रूट है उसमें, और उस फ्रूट को रॉक्स का राइट हैंडमैन गॉन खा लेता है। रॉक्स कहता है फाइनली वी आर स्ट्रांग इनफ टू रिवील आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड। कीलुआ इन्हें टेलीपोर्ट करता है फिर से उसी केव में जहां पर हजारों सेलेस्टियल ड्रैगन सभी लोगों पर चेन बंधा। सालों में अपने यूनिक एबिलिटीज के कारण इन्होंने हजारों सेलेस्टियल ड्रैगन्स को हंट डाउन करके अपना स्लेव बनाया। रॉक्स ने इन्हें सालों पहले काम दिया था एक बड़ा सा शिप बनाने के लिए। एंड फाइनली अब वो भी पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ स्ट्रॉ हैट्स अपनी नई जर्नी के लिए निकल जाते हैं। ये लोग तो एगहेड की तरफ जाते हैं एंड रॉक्स अपने आगे आने वाले हर चीज को बर्बाद कर रहा है। कहता है कैप्टन देखिए यही है मंकी डी लूफी, इसी ने काइडो और बिग मॉम को हराया और ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी मदद ट्रफाल्गर लॉ और यूस्टस किड ने की। ज़बैक कहता है कि मुझे उन दोनों ट्रेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे मरे या फिर मंकी डी लूफी ये नाम कहीं सुना सुना सा। यही है वो गार्प का ग्रैंडसन, इसे मारकर मैं अपना पुराना हिसाब चुकता करूंगा। किलुआ बोलता है कि तो कैप्टन अब हम आगे कहां जाएं? ज़बैक बोलता है स्टार्ट करते हैं हमारे घर से यानी हाचे। मैंने सुना है उस जगह पर आजकल नए पायरेट्स ने कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ ब्लैकबीयर्ड लॉ से लड़कर उसे डिफीट कर देता है बट लॉ वहां से एस्केप कर लेता है। दूसरी तरफ गार्प हाचिनोसु में फंस जाता है तो ब्लैकबीयर्ड भी हाचिनोसु की तरफ निकलता है। फाइनली कुछ ही देर बाद ये दोनों बाप बेटे मिल जाते हैं। ज़बैक सभी पायरेट्स को ऑर्डर देता है कि पायरेट आइलैंड 1 मिनट में खाली करो। दोबारा नहीं बोलने वाला हूं इससे जल्दी करो। ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स फाइनली अपने पूरे क्रू के साथ आ गए थे तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट। ज़बैक कहता है चलो अच्छा है मुझे इन पायरेट से यही, अगर ये लोग मुझसे डर कर इस जगह को खाली कर देते मैं तब इन्हें मार। ब्लैकबीयर्ड और 10 टाइटेनिक्स मिलकर इन पर अटैक करते हैं। ज़बैक रेडी होता है लड़ने के लिए पर गॉन बोलता है कैप्टन प्लीज मेरे रहते हुए आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं। एंड गॉन विद इन 10 सेकंड हर एक बंदे को डिफीट कर देता है, चाहे वो ब्लैकबीयर्ड हो, शिरयू हो या फिर कुजान, हर एक बंदे डिफीट हो जाते हैं। और उसी वक्त ज़बैक और ब्लैकबीयर्ड फाइनली फेस टू फेस मिलते हैं। कुछ देर कंफ्यूजन के बाद ये लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ब्लैकबीयर्ड और ज़बैक आपस में मिलते हैं और इन दोनों को इनका रिलेशन पता चलता है। ब्लैकबीयर्ड ज़बैक का बेटा था और इसकी माँ एक सेलेस्टियल ड्रैगन जिन्हें की ज़बैक पहले के समय में किडनैप करता था, उनसे मजे लेता था और फिर फेंक देता था। उन्हीं में से एक का नतीजा है ब्लैकबीयर्ड। पर ज़बैक ब्लैकबीयर्ड से डिसअपॉइंटेड। ज़बैक कहता है तू मेरा बेटा, मुझे खुद पर शर्म आती है तुझे मेरा बेटा कहते हुए, पक्का तेरे अंदर उसी औरत के जीन ज्यादा होंगे। ब्लैकबीयर्ड कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ज़बैक कहता है कि मुझे हराने के लिए मरीन्स, पायरेट्स, होली नाइट सबको एक साथ आना पड़ा, फिर भी मैं सबको डोमिनेट कर रहा था और तू खुद को मेरा बेटा कहता है, तू जो अपना हर काम मौका देखकर प्लानिंग के साथ कर। ब्लैकबीयर्ड कहता है क्या फायदा हुआ, लास्ट में आप अकेले थे और हार गए थे, आपका स्ट्रेंथ तब कहां गया था जब उन लोगों ने आपको हराया। ज़बैक कहता है मुझे मेरे ही लोगों ने धोखा दिया था वरना मुझे कोई नहीं हरा सकता। ब्लैकबीयर्ड कहता है हाँ मुझे पता है पर यही पायरेट्स का नेचर, कैप्टन भले ही डूबते शिप के साथ डूब जाता है और उसके क्रूमेट्स हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इसलिए मैंने सब कुछ अपने हिसाब से किया। मुझे पता है मेरे क्रूमेट्स में कोई भी लॉयल नहीं, पर ये बात पता होना मेरे लिए मोर देन इनफ है। मैं वो कैप्टन नहीं हूं जो कि डूबते हुए जहाज के साथ डूब जाता है, मैं वो हूं जो एक नया शिप ढूंढता है, अगर वो डूब जाए तो एक और मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक मैं अपने गोल को अचीव ना करूं। ब्लैकबीयर्ड और ज़बैक दोनों का थिंकिंग आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था बट एक चीज सेम था इनका डिटर्मिनेशन। ये लोग दोनों ही अपने गोल के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं ब्लैकबीयर्ड और ज़बैक का अलायंस। दूसरी तरफ हमारे स्ट्रॉ हैट्स एगहेड में थे, उनका जर्नी तो एज यूजुअल चल रहा है, उनका मिशन अब भी सेम है वेगापंक को बचाना और एगहेड से निकलना। वहीं दूसरी तरफ पायरेट आइलैंड में ब्लैकबीयर्ड की खबरी आते हैं और उन्हें खबर देते हैं एगहेड में एक फुल स्किल्ड बस्टर कॉल लॉन्च हो और ऐसा खबर मिल रहा है कि वहां पर एडमिरल गीजर और एक एल्डर भी आने वाला है। ब्लैकबीयर्ड लूफी के बारे में कहता है कि स्ट्रॉ हैट्स ने धीरे धीरे अपना नाम बड़ा बना लिया है, इवन मेरे से भी ज्यादा बड़ा। स्ट्रॉ हैट्स का हमें कुछ तो करना ही है पर अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां से जिंदा बच जाए यही बहुत बड़ी बात है। पर ज़बैक जब ये सुनता है तो वो गॉन एंड किलुआ को बुलाता है और कहता है कि अच्छी खबर है आखिरकार हमें अपनी पावर्स दिखाने का मौका मिल गया, चलो चलते हैं एगहेड आइलैंड की। ब्लैकबीयर्ड ज़बैक को रोकने की कोशिश करता है पर ज़बैक ब्लैकबीयर्ड को भी धर लेता है और कहता है कि तुम्हें अभी बहुत इंप्रूव करना बाकी है, तुम सिर्फ डेविल फ्रूट के सहारे पायरेट किंग कभी नहीं बन पाओगे, इसलिए आज से तुम्हारा हॉकी ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। पर तभी ज़बैक को पता चलता है कि यहाँ पर गार्प भी। ज़बैक गार्प को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और जब गार्प का नजर जाता है ज़बैक पर ये घबरा जाता है क्योंकि गार्प के हिसाब से ज़बैक 38 इयर्स पहले ही मर चुका है और अचानक से अपने आगे प्राइम ज़बैक को देखकर इसका स्पिरिट टूट जाता है। ज़बैक गार्प से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना ही, तुमने लोगों को ऐसा बताया कि तुमने अकेले ही मुझे और मेरे क्रू को हरा दिया और उसके बाद नेवी हीरो भी बन गए, तो नेवी हीरो बताओ अब क्या करो। ज़बैक कहता है कि इसका एक पब्लिक एग्जीक्यूशन का अनाउंसमेंट करो और ये कहकर ज़बैक अपने क्रू को लेता है और निकल जाता है एगहेड की तरफ। जब तक ये लोग एगहेड में पहुंचते हैं तब तक स्ट्रॉ हैट्स वहां से निकलने ही वाले थे पर 5 एल्डर्स आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। पर यहाँ पर एमिथ इससे पहले कुछ कर पाता। ज़बैक गॉन एंड किलुआ से बोलता है कि तुम दोनों यहीं से देखो, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा और ये सीधे कूद जाता है 5 एल्डर्स के आगे और इसी मौके को देखकर स्ट्रॉ हैट्स वहां से एस्केप कर लेते हैं और उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो जाता है एल्बैफ। यहाँ पर ज़बैक को देखकर सभी एल्डर्स शॉक्ड रह जाते हैं। सैटर्न कहता है पर तुम तो मर चुके। ज़बैक कहता है तुम अकेले नहीं हो जिन्होंने सर्जन ऑफ डेथ से अपना सर्जरी करवाया है। ज़बैक अपना स्वॉर्ड निकालता है और उस स्वॉर्ड से हाकी इमिट होता है। वो हाकी इतना स्ट्रॉन्ग था कि 5 एल्डर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्या यहाँ पर इमू समा आ गए और इससे पहले एल्डर्स को कुछ समझ आता है। वहां पर 3 खड़े ही बीच से कट जाते हैं और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। उनका रीजनरेशन एबिलिटी भी कोई काम नहीं आता। यहाँ पर जितने भी मरीन्स थे वो सभी इस हाकी से पैरालाइज्ड हो गए। इवन ब्लैकबीयर्ड और उसका क्रू जो कि ज़बैक के साथ आए थे। 10 टाइटेनिक को छोड़कर हर एक बंदा बेहोश हो जाता है। कुजान नोटिस करता है कि उसके कटे हुए पैर को अपने आई से मेंटेन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। हाकी नॉर्मली डेविल फ्रूट पावर्स को कैंसिल आउट कर देता है पर ज़बैक का हाकी इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है सिर्फ इसके प्रेजेंस से ही डेविल फ्रूट पावर्स को अफेक्ट पड़ता है। 2 एल्डर्स तुरंत ही वहां से टेलीपोर्ट करके भाग जाते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स एल्बैफ में चले जाते हैं। एल्बैफ में बाहर की दुनिया का ज्यादा कुछ पता नहीं चलता पर एक तरफ लूफी अपना एडवेंचर कंटिन्यू कर रहा है और दूसरी तरफ मरीन हीरो मंकी डी गार्प का पब्लिक एग्जीक्यूशन अनाउंस होता है। अभी रॉक्स दुनिया के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाता, सबको ऐसा लग रहा है कि ये ब्लैक
ब्लैकबीट कर रहा है, पर एक्चुअली ये सब ब्लैकबीट का बाप ज़बैक करवा रहा है। मरीन्स के स्वॉर्ड मेंबर्स तो गार्प को बचाने के लिए फुल तैयार हो जाते हैं, बट अकाइनो को गार्प से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन गार्प का नाम वन पीस वर्ल्ड में मरीन्स के लिए काफी बड़ा था, ये लिटरली मरीन हीरो। पूरी दुनिया में मरीन्स का बॉयकॉट शुरू हो गया। लोग कह रहे हैं कि अगर तुम पायरेट से मरीन हीरो को नहीं बचा सकते तो हमें क्या बचाओ। प्रेशर में आने के कारण अकाइनो को स्टेप लेना ही पड़ता है। हाचिनो उस पर एक फुल स्केल अटैक प्लान करता है। अकाइनो सोचता है कि गार्प का तरीका भले ही कैसा भी हो, और वो मरीन हीरो है जिसे लोग पसंद करते हैं। अगर उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रहता है तो मरीन्स का नाम बर्बाद हो जाएगा। फाइनली एग्जीक्यूशन का दिन आता है। पूरी दुनिया ये देख रही थी कि गार्प का एग्जीक्यूशन होने वाला है, तभी वहां पर मरीन्स आ जाते हैं। मरीन्स का नंबर हद से ज्यादा बड़ा था, 2 लाख फुट सोल्जर्स प्लस स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, 1000 से भी ज्यादा कैप्टन, लेफ्टिनेंट्स, वाइस एडमिरल, साथ में एडवांस वेपन्स और कैनन। अकाइनो सोचता है हम उन पायरेट्स को बता दें कि मरीन्स का डिसरिस्पेक्ट करने का सजा भी एब्सोल्यूट होता है। कुछ देर बाद फाइनली ये बैटल स्टार्ट होता है। मरीन्स ने आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया था। वो भी स्टार्टिंग में ही ऑनेस्ट इंपैक्ट दे देता है। इनफैक्ट हर बंदा स्टार्टिंग से ही बिल्कुल चार्ज्ड अप रहता है। ब्लैकबीट पायरेट्स के मेंबर कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं। इस फाइट के स्टार्ट होने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर ब्लैकबीट पायरेट्स के 20,000 मेंबर्स अब बस 5,000 पे आ गए। ब्लैकबीट ज़बैक से ट्रांसपॉन्डर स्नेल में बात करता है और कहता है कि और कितना इंतजार करना है, हमारे सभी लोग मर रहे हैं। ज़बैक कहता है मरने दो इन कीड़े मकोड़ों को, ये इतने कमजोर है कि ये खुद को तक प्रोटेक्ट ना कर पाए, तो इनका होना या ना होना बराबर। और देखते ही देखते आधे घंटे के अंदर ब्लैकबीट पायरेट्स का 20,000 का नंबर सिर्फ 18 पे आ गया। अब सिर्फ 18 लोग ही जिंदा बचे। पूरा आइलैंड पायरेट्स के ब्लड से भर जाता है। ज़बैक ब्लैकबीट से कहता है कि समय आ गया है। ज़बैक फाइनली अपना चेहरा पूरी दुनिया को दिखाता है। उसे देखते हैं जितने भी ओल्ड लेजेंड्स हैं, जैसे सेनगोकू, सूरू, जो कि ज़बैक को जानते थे उस समय से, ये लोग सभी घबरा जाते हैं। तभी ज़बैक अपना हाकी रिलीज करता है और एक पंच मारता है। 2 लाख मरीज में से अब सिर्फ 2,000 बच जाते हैं। इस कॉन्करर्स हाकी ने सबको पैरालाइज कर दिया था, और जो बच गए हैं उन्हें ज़बैक हेल दिखा रहा है। मरीन्स को बिलीव नहीं हो रहा है कि इनके बीच का पावर लेवल डिफरेंस कितना बड़ा है। कुछ मरीन्स तो इतने डर गए वो डेविल फ्रूट यूजर होने के बावजूद भी पानी में कूद जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि इससे लड़ने से अच्छा मरना सही है। सभी एडमिरल, फ्लीट एडमिरल, सेनगोकू ये लोग मिलकर ज़बैक को घेर लेते हैं। गॉन एंड किलुआ ज़बैक की मदद करने आते हैं, पर ये उन्हें रोक देता है और कहता है कि मैं इन्हें अकेले ही संभालूंगा। वो सभी मिलकर भी ज़बैक का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, और ज़बैक की एक पंच से वो सभी डिफीट हो जाते हैं। ज़बैक उन्हें जान से नहीं मारता, पर उन सबका हालत ऐसा कर देता है कि वो आगे चल तक ना पाए। बट ज़बैक को अपनी ही तरह एक स्ट्रॉन्ग हाकी फील होता है। वो इससे पहले कुछ समझ पाता गार्प गायब हो चुका है। एक बड़ा सा तूफान आता है और उन सभी मरीन्स की बॉडी को उड़ाकर ले जाता है। पहले ये काम था ड्रैगन का। अपने बाप को बैठे बैठे एग्जीक्यूट होते तो नहीं देख सकता था। ये पब्लिक एग्जीक्यूशन था जिस कारण ये टेलीकास्ट हो रहा था। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर ये है क्या, आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर। रैली भी इस एग्जीक्यूशन को देख रहा था और उसके पास भी बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। रैली भी शॉक्ड। ज़बैक बोलता है कोई बात नहीं, मुझे उस बुड्ढे से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, मैं इमॉर्टल हो चुका हूं, मुझे उन मॉर्टल लोगों से बढ़कर सोचना पड़ेगा। और फाइनली ये बात ईमू के पास जाता है। ईमू पहले ही अपने 3 एल्डर्स की मौत से परेशान है, ऊपर से ये न्यूज़ मिलने के बाद वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ईमू को और ज्यादा गुस्सा दिलाने ज़बैक ने पायरेट्स की लाश को एक के ऊपर एक बिछाकर लिखा है आई एम स्टिल डेवी जोन्स फैन। जब ईमू और ज़बैक पहली बार मिले थे तो ज़बैक यही कहता है। इसे कैमरामैन कैप्चर करके न्यूज़पेपर में छाप देता है। पूरे वर्ल्ड में इससे रॉक डी ज़बैक का फियर फैल जाता है। उसका बाउंटी एक बार में ही 10 बिलियन क्रॉस कर देता है। ज़बैक ब्लैकबीट से कहता है कि जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ब्लैकबीट बोलता है कि अगर हम कहाँ जा रहे हैं? ज़बैक बोलता है कहीं भी, पर यहाँ से। ज़बैक को शक था कि ईमू चुप तो नहीं बैठी, और यही होता भी है। ईमू पायरेट आइलैंड को मदर फ्लेम से उड़ा देती है। दूसरी तरफ स्ट्रॉ हैट्स एल्बफ के बाद अपना फाइनल पोने क्लिफ ले लेते हैं। स्ट्रॉ हैट्स सीधे चले जाते हैं लास्ट आइलैंड राफ्टेल की तरफ, पर उससे पहले स्ट्रॉ हैट्स को मिलता है लूफी एंड शैंक्स का फाइनली रीयूनियन होता है। लूफी एंड शैंक्स मिलते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं। अब आता है मेन चीज, फाइट, क्योंकि ये दोनों ही वन पीस चाहते हैं। शैंक्स लूफी से कहता है तो तुम तैयार हो? मैं सालों से इस दिन का वेट कर रहा था। लूफी शैंक्स की बात काटते हुए कहता है कि मैं भी इस मोमेंट का सालों से इंतजार कर रहा हूं, और मेरे पायरेट किंग बनने के गोल के आगे कोई भी नहीं आ सकता, तुम भी। होल क्रू फाइट की जगह शैंक्स लूफी से 1-on-1 फाइट करने को कहता है। लूफी कहता है ठीक है, मुझे तो मंजूर है, पर तभी शैंक्स बोलता है रुको, कोई हमें छुप कर देख रहा है। शैंक्स रियलाइज करता है कि पायरेट शिप लूफी के शिप के पीछे ही पीछे आ रहा है, एंड वो और कोई नहीं बल्कि वो होता है बगी। बगी भी वन पीस लेना चाहता था और खुद पायरेट किंग बनना चाहता था, जिस कारण वो एल्बफ से ही छुप छुप कर लूफी का पीछा कर रहा है। और इसमें क्रोकोडाइल भी उसका मदद कर रहा है। और हाँ, इसमें मीहॉक का कोई हाथ नहीं। वो अपने रूम में शांति से बैठकर स्वॉर्ड पेंटिंग कर रहा है, सो रहा है, चिल कर रहा है, वाइन पी रहा है। बस बगी एंड क्रोकोडाइल ने ये बोल दिया है कि हम वन पीस के लिए जा रहे हैं, तो अभी भी मीहॉक अपने रूम में सो ही। बगी एंड क्रोकोडाइल को लूफी एंड शैंक्स नोटिस कर लेते हैं। शैंक्स बगी से हंसते हंसते कहता है कि हाँ मैंने सुना कि तुम्हें भी वन पीस चाहिए और तुम्हें भी पायरेट किंग बनना है, तो क्या यही तरीका है तुम्हारा छुप छुप कर आना? अब क्रोकोडाइल एज यूजुअल कूल बनने का नाटक कर रहा है। तो शैंक्स का साइड लेते हुए कहता है कि हाँ मैंने इस गधे से बोला, पर इसने मेरी बात सुनी ही नहीं। क्रोकोडाइल शैंक्स के गुड बुक्स में आने के लिए बगी का मजाक उड़ाने लगता है। वहाँ के हर एक पायरेट, चाहे स्ट्रॉ हैट हो या फिर रेड है या फिर खुद क्रॉस गिल्ड, सभी लोग बगी पर हंसने लगते हैं। बगी को बहुत ह्यूमिलिएटिंग फील होता है। बगी शैंक्स से कहता है कि तुम ज्यादा खुश मत, तुम देखना सबसे पहले वन पीस मैं ही ढूंढूंगा। नामी बोलती है तुम्हें पता भी है राफ्टेल का डायरेक्शन, और बगी शर्म के मारे चुप हो जाता है, क्योंकि इसका एक्चुअल प्लान था कि ये स्ट्रॉ हैट्स के शिप को राफ्टेल तक पीछा करने वाले। लूफी कहता है कि चलो ठीक है, अब हम तीनों लड़कर डिसाइड करेंगे कि वन पीस के लिए जाएगा कौन। बगी घबरा जाता है और क्रोकोडाइल से कहता है कि जाओ मालिक, जाके लड़ो। इस क्रू का मैं कैप्टन तो बस नाम का हूं, एक्चुअल पावर तो तुम्हारे ही पास है। क्रोकोडाइल सोचता है कहां ये गधा मुझे 2-2 योंकों से लड़ने भेज रहा है। क्रोकोडाइल घबराते घबराते बगी से कहता है कि इस क्रू के कैप्टन तुम हो तो तुम जाके लड़ो। तभी मीहॉक की नींद
नींद खुलती है वो यहाँ आकर देखता है कि यहाँ चल क्या रहा है। क्रोकोडाइल उसे सब चीज समझाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं लड़ लेता हूं। वैसे भी मैंने बहुत दिन से स्ट्रेचिंग नहीं किया, ये मेरे लिए अच्छा वार्म अप हो जाएगा। इसके बाद बगी एक्टिंग करके हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे लड़ने से पहले मेरे राइट हैंड मैन से लड़ना होगा। और सामने आ जाता है मी, उसे देखकर जोरो भी तुरंत रेडी हो जाता है। पर लूफी बोलता है जोरो रुक जाओ, ये हमारी फाइट है। और इन तीनों का क्लैश स्टार्ट होता है। लूफी गियर 5 में जाकर अपने टून फोर्स के कारण मैच को डोमिनेट करता है, पर स्टिल स्वॉर्ड अटैक से लूफी को डैमेज दिया जा सकता है। पर लूफी का रिफ्लेक्स इतना फास्ट कि शैंक्स एंड मीहॉक इन दोनों के ज्यादातर अटैक्स लूफी को टच भी नहीं कर रहे हैं। ये फाइट आधे दिन तक चलता है विद नो विनर। इस बीच लूफी को एहसास होता है कि अगर शैंक्स एंड मीहॉक दोनों में से कोई भी उसे मारने की कोशिश करते तो वो एक्चुअली लूफी को इजीली डिफीट कर देते हैं, क्योंकि गियर 5 जल्दी ही लूफी को ड्रेन आउट कर देता है। ये लूफी का एक काफी बड़ा वीकनेस था, बट शैंक्स एंड मीहॉक दोनों ही लूफी के उस स्टेट पर अटैक नहीं करते क्योंकि उनका वॉरियर प्राइड ये करने से मना कर रहा था। तो ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं ये लोग तीनों वन पीस के लिए जाएंगे। जो वहां पे पहले पहुंचा वो पायरेट किंग कहलाएगा, और अगर वहां पैसे हुए जैसे सोना चांदी तो वो लोग आपस में बांट लेंगे। दूसरी तरफ इस सबसे अनजान रॉक्स ओवर कॉन्फिडेंस में पार्टी कर रहा था, और उसका ओवर कॉन्फिडेंस वैलिड भी था। उसने कुछ ही घंटे पहले पूरे नेवी को खत्म कर दिया। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रेवोल्यूशनरीज। ड्रैगन ने गार्प को बचाने के बाद मरीन्स को भी बचा लिया। अकाइनो को होश आता है और वो याद करता है उसे ड्रैगन ने बचाया। अकाइनो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बचाने, मैं एक मरीन हूं, मैं तुम्हारे जैसे रेवोल्यूशनरी का मदद कभी नहीं लेता। अकाइनो तो ड्रैगन से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर ड्रैगन कहता है अब इसका कोई पॉइंट नहीं। तभी सभी एडमिरल्स और कुछ वाइज एडमिरल्स को होश आता है। सभी लोग रियलाइज करते हैं कि मरीन्स का जो एक्चुअल पावर था वो अब नहीं। मरीन सभी पायरेट्स के खिलाफ खड़े रहते हैं क्योंकि उनका नंबर बहुत बड़ा है, उन्हें एक मेजर एडवांटेज देता है। बट रॉक्स के हाकी ने छोटे मोटे मरीन्स को या तो पैरालाइज किया या तो जान से ही मार दिया। और कुछ स्ट्रॉन्ग लोग बचे थे जो डेविल फ्रूट यूजर्स थे, वो पानी में ही मरीन्स का नंबर जो कभी लाखों में हुआ करता था वो अब हंड्रेड्स में आ गया है। बचे हुए मरीन्स ही देखकर घबरा जाते हैं। अकाइनो मरीजवा में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है 5 एल्डर्स, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। एल्डर्स खुद ही अभी काफी ट्रबल में। अकाइनो बिल्कुल डेस्परेट होकर बचे हुए मरीन से कहता है कि तुम टेंशन में, अब भी यहीं पर हूं, मैं मरीन्स को खत्म होने कभी नहीं दूंगा। पर बचे हुए ज्यादातर लोग स्वॉर्ड के मेंबर थे। और फिर एडमिरल कीज़ारू एंड फुजितोरा ये दोनों भी अपने पोजीशन को छोड़कर चले जाते हैं स्वॉर्ड। फुजितोरा कहता है कि ये समय इंडिपेंडेंट एक्शन लेने का, अगर अब भी हम वर्ल्ड गवर्नमेंट को ही फॉलो करते रहे तो हम पक्का खत्म हो जाएंगे। अकाइनो हम भी वही चाहते हैं कि मरीन्स कभी खत्म ना हो, उसके लिए हमें भी स्वॉर्ड में आना पड़ेगा। ज़बैक अपना फाइनल प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। गॉन कहता है कैप्टन फाइनल बैटल किसके खिलाफ होने वाला है। ज़बैक बताता है वर्ल्ड गवर्नमेंट। तभी हम लूफी, शैंक्स एंड बगी के क्रू को देखते हैं। ये लोग राफ्ट हिल के काफी करीब थे, इनफैक्ट वो आइलैंड इन्हें दिखने भी लगा था। तीनों शिप जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सभी को जल्दी से पहुंचकर पायरेट किंग बनना था। शैंक्स फुल स्पीड में जंप करता है आइलैंड में पहले पहुंचने के लिए। लूफी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके उससे भी स्पीड जाता है। क्रोकोडाइल बगी को मार पीट के एक कैनन के अंदर डालता है और उसे फायर कर देता है। तीनों फुल स्पीड में जा रहे थे। तभी बगी शैंक्स से कहता है कि शैंक्स देखो पीछे तुम्हारा हाथ गिर गया, और लूफी से कहता है कि देखो पीछे मीट का पहाड़ है। लूफी एंड शैंक्स दोनों इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और तीनों ही जाकर आइलैंड से टकरा जाते हैं। अब तीनों आपस में बहस करने लगते हैं कि पहले मैं पहुंचा। हमें पता चलता है कि लूफी सबसे आगे था, पर वो मीट के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो गया था। और शैंक्स भी ये सोचने लगा था कि मेरा हाथ कहां चला, जिस कारण अल्टीमेटली राफ्ट हिल पर सबसे पहले बगी पहुंचा, उसके बाद लूफी और उसके बाद शैंक्स। और एक और बात, ये स्टोरी के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे लूफी या फिर शैंक्स रहे तो तुम किसी को भी रख सकते हो। तीनों आगे जाते हैं देखने के लिए कि वन पीस है क्या। पीछे से इनका क्रू भी आ जाता है और इन्हें वॉइड सेंचुरी का सच पता चलता है। और वहां पर जॉय बॉय ने करंट जॉय बॉय के लिए कुछ लिखा था कि आखिर अपने फ्रूट को मास्टर कैसे करना है, ताकि गियर 5 बनने के बाद उसे बीच बीच में ब्रेक ना लेना पड़े, और समय आने पर वो कई दिन तक भी गियर 5 फॉर्म में रह सके। सबको वॉइड सेंचुरी का सच पता तो चल जाता है, पर बगी ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है। दरअसल उसने सोचा था कि यहाँ पर सोना चांदी होगा। वेल चल बगी के लिए वो भी कर देते हैं। तभी बगी का पैर एक बक्से में लड़ता है और वो गिर जाता है, और दरअसल वो बक्सा पूरे सोने चांदी से भरा था। बगी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उसे लेने लगता है, पर तभी नामी बगी को रोककर उसे कुत्तों की तरह मारती है और कहती है कि हमारे बीच आधा आधा, और आधे आधे के नाम पर उसने 60% अपने पास रखा और बचे हुए 40% में से 20% रेड हेयर पायरेट्स को और क्रॉस गर्ल्स को दे दिया। इनफैक्ट उस 60% का भी 50% नामी ने अपने पास रखा और 1% अपने क्रू में डिवाइड कर दिया। और अगर तुम सोच रहे हो कि नामी के अलावा 10 मेंबर्स थोड़ी होते हैं, पर नहीं, एल्बफ के बाद प्रोबेबली लोकी भी क्रू में ऐड हो जाता है, जिस कारण 1% डिवाइड हो जाता है। लूफी फाइनली अपना गोल पूरा करके वापस जाता है, और वापस जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वर्ल्ड में आखिर चल क्या रहा है। गार्प का एग्जीक्यूशन होने वाला था, वो फेल हो गया, मरीन सब खत्म हो चुके हैं, ब्लैक बियर्ड और रॉक्स पायरेट वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं और एक अल्टीमेट वॉर होने वाला है। रॉक्स न्यूज़पेपर वाले से जबरदस्ती न्यूज़ छपवाता है कि उसने खुद को न्यू किंग ऑफ द वर्ल्ड अनाउंस कर दिया। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो रॉक्स को बिलोंग करता है, चाहे वो तुम्हारा पैसा हो या फिर तुम्हारी जिंदगी, और जो भी नहीं मानेगा वो खत्म हो जाएगा। रॉक्स ने ऑलरेडी लाखों लोगों को जान से मार दिया है। इमू ये सब देखकर कहती है कि इट्स उसे खुद जाकर रॉक्स को खत्म करना ही होगा। स्ट्रॉ हैट्स, रेड हेयर पायरेट्स एंड क्रॉस गर्ल भी इसे पर्सनल ले लेते हैं, क्योंकि ज़बैक ने एल्बेफ, वानो, फिशमैन, क्रॉस गर्ल्स का बेस, हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और ये लोग भी डिसाइड करते हैं रॉक्स को खत्म करने। इसके 2 दिन बीत जाते हैं और फाइनली सभी लोग बैटल ग्राउंड में आ गए। सबसे पहले तो ये फाइट मरीजवा में हो रहा है। रॉक्स सीधे आता है और जस्टिस गेट को एक पंच में तोड़ देता है, और याद करता है उस मोमेंट को जहां पर रॉक्स इसी गेट को तोड़कर यहां से भाग रहा था। वहीं मरीजवा के अंदर ईमू, 2 एल्डर्स और सभी होली नाइट्स फुल तैयार रहते हैं। ज़बैक के क्रू में वो खुद, गॉन एंड किलवा, ब्लैक बियर्ड और उसके 10 टाइटेनिक्स। वहीं दूसरी तरफ इस फाइट में रेवोल्यूशनरीज और स्वॉर्ड मेंबर्स की भी नजर। रेवोल्यूशनरीज और स्वॉर्ड दोनों के एनिमी सेम है, वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड रॉक्स पायरेट। इनके अलायंस में ड्रैगन, साबो, गार्प, सेनगोकू, कीज़ारू, फुजितोरा, ग्रीन बुल और कई सारे वाइज एडमिरल्स, और दूसरी तरफ अकेला अकाइनु खड़ा है। वहीं पीछे से स्ट्रॉ हैट्स, क्रॉस गर्ल्स एंड रेड हेयर पायरेट, ये तीनों भी घात लगाए बैठे। और फाइनली ये वॉर स्टार्ट होता है। ईमू स्टार्टिंग से ही अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है। ईमू और ज़बैक दोनों का हाकी क्लैश होता है, जो कि इतना पावरफुल था कि वहां पर सभी को चिल्स आ जाते हैं। होली नाइट्स ज़बैक पर अटैक करने जाते हैं, पर गॉन एंड किलवा मिलकर सभी होली नाइट्स को काट देते हैं। ज़बैक और ईमू का फाइट फाइनली स्टार्ट होता है, और इनके अलावा जितने भी लोग थे, जैसे स्ट्रॉ हैट का अलायंस, रेवोल्यूशनरी अलायंस, एक साथ मिलते हैं। ड्रैगन कहता है ये 2 किंग ऑफ द वर्ल्ड की फाइट, इनमें से चाहे कोई भी जीते इस वर्ल्ड के
के लिए अच्छा नहीं हो। ड्रैगन बिना कुछ सोचे सीधा इन दोनों पर कूद पड़ता है। ज़बैक को ये हाकी याद आता है, कहता है कि तो वो तुम ही थे हाचिनोसु। ड्रैगन के पीछे पीछे रेवोल्यूशनरीज भी कूद पड़ते हैं। वो लोग भले ही डरे हुए थे पर उनका रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग था। लूफी कहता है तो मेरे नए पावर्स का टेस्ट करने का वक्त आ गया। लूफी सीधा गियर 5 में जाता है और ईमो को 800 साल में पहली बार डर का एहसास क्योंकि उसके आईज में जॉय बॉय के ग्लिम्स आने लगते हैं। जैसे ही वो फाइट से डिस्ट्रैक्ट होती है, ज़बैक उसे एक पंच मारता है, वो दूर जाकर गिरती है। पर इसी के तुरंत बाद ज़बैक को भी एक पंच पड़ता है लूफी पर दोनों ही तुरंत ही रिकवर कर लेते हैं और वापस आते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों की फाइट चल रही है। शैंक्स एंड बग ये दोनों मिलकर लड़ते हैं ब्लैक बियर्ड से। ज़ोरो एंड मिहोक मिलकर लड़ते हैं ज़बैक के राइट हैंड गॉन जो कि एक हद से ज्यादा ताकतवर सोर्ड्समैन था जिसके पास परमानेंट ब्लैक स्वॉर्ड। वो ज़ोरो एंड मिहोक दोनों को एक साथ हैंडल कर रहा था, इनफैक्ट डोमिनेट कर रहा था। सांजी, बेन बैकमैन, लकी रू ये सब मिलकर लड़ते हैं किलुआ से। ज़बैक का लेफ्ट हैंड मैन है और ये भी हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। गार्प, सेनगोकू और सभी स्वॉर्ड मेंबर्स लड़ते हैं 2 एल्डर्स और बचे हुए लोग ब्लैक बियर्ड के 10 टाइटैनिक को संभालते हैं। ज़बैक इनिशियली तो लूफी पर ध्यान ही नहीं देता, वो ईमो को ही मारने में बिजी रहता है पर तभी ईमो को गुस्सा आता है। ईमो सीधे चली जाती है अपने ट्रू फॉर्म। ज़बैक को ये देखकर उसी दिन की याद आती है जब ये गॉड वैली में हार गया और उसी दिन इसने डिसाइड किया था कि एक दिन ईमो को हराएगा। ज़बैक भी ऑल आउट चला जाता है। दोनों में से कोई भी लूफी पर ध्यान दे नहीं रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं और लूफी ने अपनी इमेजिनेशन पावर को अच्छे से मास्टर कर भी लिया है। तो लूफी हवा में ही बहुत सारा मीट इमेजिन करता है, खाते खाते इस मैच को एंजॉय करता है। ईमो एंड ज़बैक का फाइट क्लोज जा रहा था। ज़बैक को लग रहा था कि वो जीत रहा है। ईमो का हाकी धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ज़बैक को रियलाइज हो जाता है कि ईमो उससे ज्यादा तभी ज़बैक लूफी को भी फाइट में बुलाता है और ये दोनों मिलकर ईमो से लड़ने लगते हैं। ज़बैक को किसी तरह ईमो हैंडल कर ले रही है पर लूफी के आ जाने से ये लोग ईमो को डोमिनेट करने लगते हैं। तभी ईमो भी ऑल आउट चली जाती है। इसकी बॉडी से लाखों एरोज निकलने लगते हैं और वो जाके सीधे ज़बैक की बॉडी के अंदर घुस जाता है और ईमो एक पल में ही ज़बैक के लाखों टुकड़े कर देती है। एट द एंड ज़बैक अपने लास्ट मोमेंट में सोचता है मुझे पता था उस डिमोनिक पावर से एक ह्यूमन कभी नहीं जीत पाएगा। मैंने जिस दिन उसे पहली बार देखा था मुझे तभी पता इसे मारना किसी ह्यूमन की बस की बात है ही नहीं। बट स्टिल मुझे मेरी जिंदगी पर प्राउड है। इस मॉन्स्टर को ऑल आउट जाने पर मजबूर कर अगर कोई गॉड है तो इसे वही हरा सकता है। और इसके बाद ज़बैक मर जाता है। बट सन गॉड नीका मून के सामने अपना नीका डांस कर रहा है। ड्रम्स ऑफ रेवोल्यूशन जोर जोर से बजने लगता है। ईमो को ये साउंड याद दिला रहा था जॉय बॉय। एंड फाइनली फिर लूफी अटैक करना स्टार्ट करता है। लूफी ईमो को मारने लगता है। लूफी ईमो को मार रहा था। लूफी के पंचेस के शॉक वेव्स पूरे रेड लाइन को तोड़ रहे थे। एट द एंड लूफी ईमो को डिफीट करके पानी में फेंक देता है पर ईमो रेड लाइन का सहारा लेके बच जाती है पानी में डूबने से। लूफी अपनी इमेजिनेशन का यूज करके जुनीशा से भी 10 गुना बड़ा बन जाता है। चलो 10 गुना छोड़ो, लाखों गुना ज्यादा बड़ा बन जाता है। लूफी अर्थ से पूरे रेड लाइन को ही उठाकर उसे आउटर स्पेस में भेज देता है। इस कारण पूरे वर्ल्ड के सीज आपस में मिल जाते हैं। सांजी का ड्रीम ऑल ब्लू को ढूंढने का भी कंप्लीट हो जाता है। वन पीस वर्ल्ड में राइजिंग वाटर लेवल के कारण जहां जहां फ्लड आए थे वो सभी भी अब नॉर्मल होने लगता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट, रॉक्स, ब्लैक बीट सभी लोग हार जाते हैं। और अब वन पीस वर्ल्ड में बिल्कुल सैटर्न की तरह अपना एक रिंग भी है जो कि एक्चुअली तो रेड लाइन था पर लूफी ने उसे आउटर स्पेस में फेंक दिया। पर इस फाइट में सब अच्छा ही नहीं होता, कई कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है। एनीवेज पर इस स्टोरी को मैं इसी हैप्पी नोट पर एंड करता हूं। सैड एंडिंग देना मैं अवॉइड ही करूंगा। एनीवेज तो आप कमेंट्स में बताना वीडियो कैसा लगा और पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।